मॉर्निंग। कृष्णा गुड इवनिंग। नो आप सही है। पुनीत गुड इवनिंग। ऐश्वर्या गुड इवनिंग। देवदत्ता गुड इवनिंग। सो स्टूडेंट्स, आज क्लास की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। So today we are going to start a new chapter, that is microbes in human welfare. ठीक है, हमने स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट किया। सो लेट्स स्टार्ट माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, नाम है चैप्टर का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, ठीक है, जो हम घरों में यूज करते हैं, हम माइक्रोब्स का क्या क्या यूज करते हैं उनमें। ठीक है, तो आपको याद है स्टूडेंट्स, आपके घर में कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज होता है कि जिसमें माइक्रोब्स का यूज किया जा रहा हो? यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। यस जतिन, बिल्कुल सही। अतुल बताइए। अतुल सेज मिल्क। अरे अतुल, मिल्क तो माइक्रोब्स के वगैरह भी होता है। ठीक है, यस पुनित, ब्रेड सही है। जतिन सेज चीज। यस बिल्कुल जतिन, करेक्ट है। एनी अदर स्टूडेंट? इडली गुड भूमिका, इडली भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा, यस अतुल, बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हम माइक्रोब्स की हेल्प से बनाते हैं। ओके। सो व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ दीज? यस पुनित, अल्कोहल ड्रिंक्स जो हैं, वो भी हम पढ़ेंगे उनके बारे में भी। दे आर आल्सो मेड फ्रॉम माइक्रोब्स। ठीक है, कर्ड, एंटीबायोटिक्स, ब्रेड या फिर अल्कोहल, इनमें से कौन सी चीज आपको कॉमन लग रही है इन चारों में? सो व्हाट इज द कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ दीज? नहीं जतन, हम सारे इसकी बात कर रहे हैं कि चार जो प्रोडक्ट्स हैं, इन चारों में कौन सी चीज कॉमन है? बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया पाया जाता है? नहीं, बैक्टीरिया तो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कॉमन है ना? कर्ड हो, एंटीबायोटिक्स हो, ब्रेड हो, अल्कोहल हो, ये सारी चीजें जो हैं, ये प्रोड्यूस की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना? यस। ठीक है, प्रोडक्ट आर मेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सारे प्रोडक्ट। सो हम सारे प्रोडक्ट्स पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। सो व्हाट आर माइक्रोब्स? देखिए, माइक्रोब्स आर
tiny living organisms that cannot be seen with the help of naked eye. माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज हैं, ठीक है, नेकेड आई की हेल्प से हम इनको नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही, लाइट माइक्रोस्कोप में ही इनको देखा जा सकता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि हम माइक्रोब्स देखें तो आप एक डर्टी वाटर ड्रॉपलेट लें और उसको ग्लास स्लाइड पे प्लेस कीजिए, वाटर ड्रॉपलेट्स को, फिर कवर स्लिप से कवर कीजिए और उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे देखना शुरू कीजिए, ठीक है। सो यू विल सी ए लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द डर्टी वाटर, ठीक है। डर्टी वाटर स्पेशली जो रेन वाटर होता है, 1-2 दिन का जो जमा होता है उसमें, ओके, फ्रेश वाटर नहीं। Microbes are omnipresent. It means that microbes जो हैं हर जगह हैं, ठीक है। सो आपको पता है हमारी बॉडी में भी माइक्रोब्स हर जगह हैं, और माइक्रोब्स की सबसे फेवरेट जगह हमारी बॉडी में कौन सी है, आप लोगों को पता है? The favorite spot for microbes inside our body. Stomach? No. पुनीत, स्टमक तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हार्डली जो माइक्रोब्स होते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे HCl प्रोड्यूस होता है ना, तो वहां पे सर्वाइव नहीं होते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्वाति सेज इंटेस्टाइन्स, हाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे भी पाए जाते हैं, बट दे आर बेनिफिशियल। तो कोई और प्लेस? सो इट इज योर माउथ स्टूडेंट। आपका मुंह जो है ना, ये सबसे बेस्ट मीडियम है, सबसे आइडियल प्लेस है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा चाहेंगे यहाँ पे ग्रो होना, क्योंकि यहाँ पे सारी ऐसी चीजें हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नॉर्मली चाहिए ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो अगर आप अपना माउथ जो है क्लीन नहीं करते हो, बार बार फूड खाने के बाद इसको साफ नहीं करते हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब इतने ज्यादा ग्रोथ हो सकते हैं, उतने मतलब आप लैब कंडीशंस में भी ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। यस पुनीत, ई कोलाई इज इन द इंटेस्टाइन्स। कैन दे बी प्रेजेंट इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट टू? तो चलो ठीक है, माउथ, इंटेस्टाइन्स, हमारे बॉडी पार्ट्स, इनमें तो प्रेजेंट होते हैं। क्या एक्सट्रीम कंडीशंस में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं? व्हाट डू यू थिंक? यस, बिल्कुल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्नो है ना, इवन दे आर प्रेजेंट बिलो मेनी लेयर्स ऑफ द स्नो, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी, है ना। और हाइड्रोथर्मल वेंट्स का नाम तो आपने सुना होगा, जहां पे टेम्परेचर इज अबव 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जहां पे लावा मोल्टन फॉर्म में होता है, वहां पे भी पाए जाते हैं। यस जतिन, दे आर कॉल्ड एक्सट्रीमोफाइल्स दीज बैक्टीरिया, ठीक है। तो राइडल है आप लोगों के लिए, वी नो माइक्रोब्स आर प्रेजेंट आउटसाइड एवरीवेयर, आर दे आल्सो प्रेजेंट इनसाइड अस? बिल्कुल, हमारे अंदर भी प्रेजेंट हैं, है ना। सो देखिए, देयर आर माइक्रोब्स इनसाइड आवर बॉडी टू, not only they are present, they are also more in number than our own body cells, ठीक है। तो उतने हमारे बॉडी सेल्स नहीं हैं जितने हमारे अंदर माइक्रोब्स हैं, बहुत ज्यादा माइक्रोब्स, ओके। सो लेट अस सी हाउ माइक्रोब्स लुक अंडर माइक्रोस्कोप। सो बाय द वीडियो करके दिखा देने वाला यंत्र आप सबने अपने स्कूल लेबोरेटरीज में, जूनियर क्लासेस में भी माइक्रोस्कोप्स देखे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एक चीज हमने यहाँ पे नहीं दिखाया ना, 10x। 10x से मतलब क्या है?
कि 10 गुना बड़ी। यहां पे आपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा उसे स्लाइड पे, और फिर माइक्रोस्कोप ने इतना बड़ा करके दिखाया। माइक्रोस्कोप में ये अलग अलग तरह के लेंसेज लगे होते हैं आगे, जिसे आप घुमा सकते हैं कि भाई 10x जूम करना है, 100x जूम करना है, क्या आप उस चीज को 100 गुना ज्यादा बड़ा करके देखना चाहते हैं। सो देखा, वो डॉट को ऐसे 100x तक एनलार्ज कर दिया। x यहां पे रेफर कर रहा है गुना, 10 गुना, 100 गुना। इज इट क्लियर जी? नाउ अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि भाई 1000 गुना ज्यादा बड़ा कर दिया है। 10x के बाद ये रहा जी 100x, उसके बाद 1000x। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स भी होते हैं जो कि बहुत बहुत बड़ा कर देते हैं किसी भी छोटी से छोटी चीज को, राइट? सो बैक्टीरिया, यहां पे आपको जो दिख रहे हैं ये बैक्टीरिया अपने एक्चुअल साइज से 1000 गुना ज्यादा मैग्नीफाइड है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने आपके सामने मिल्क का एक ड्रॉप रखा है या दही का एक ड्रॉप रखा है, इसमें बैक्टीरिया है, आप कहेंगे भाई आंख से तो दिख नहीं रहे। तो भाई ऐसे नहीं दिखेंगे, है ना? आपको एक छोटा सा कर्ड का ड्रॉप एक स्लाइड पे रखना होगा, एक पर्टिकुलर स्टेन यूज करना होगा, उसे कलर करना होगा, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होगा, तब आपको उसमें बैक्टीरिया दिख सकते हैं। ओके नाउ, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ बैक्टीरिया है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। फंजाई भी हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स फंजाई भी हैं। फंजाई मल्टीसेलुलर भी हैं, फंजाई यूनिसेलुलर भी हैं। प्रोटोजोन्स, एमिबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जियाडिया, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, कितने अलग अलग तरह के प्रोटोजोन्स हैं, है ना? सो प्रोटोजोन्स भी माइक्रोब्स हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं एमिबा आपको दिखाया गया है 1000 गुना ज्यादा मैग्नीफाई करके, और इधर देखिए वायरस मैग्नीफाइड कितने गुना ज्यादा? कैन यू सी? 1,00,000 गुना ज्यादा, 1,00,000 टाइम्स मैग्नीफाई करा तो हमें वायरस ऐसा दिख पाया, राइट? सो माइक्रोस्कोप्स बहुत एडवांस भी होते हैं। अलग अलग तरह की माइक्रोस्कोपी है। देयर इज फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, देयर इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और हायर क्लासेस में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे इनके बारे में आप पढ़ेंगे, एमबीबीएस में भी पढ़ेंगे आप इन टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में। ओके जी, सो एडिनोवायरस, टीएमवी यू रिमेंबर? Tobacco mosaic virus, bacteriophage, viruses which attack bacteria, they are bacteriophage, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पे हमला करते हैं। और आप यहां पे देख पा रहे हैं 1,00,000 से 1,50,000 गुना ज्यादा टाइम्स एम्पलीफाई करके ये चीजें दिखाई गई हैं। सो जैसे जैसे टूल्स एंड टेक्निक्स एडवांस होते गए हैं, हमें इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया के बारे में और ज्यादा छुपी हुई गहराइयों का पता चला। वायरॉइड्स, राइट? प्रियॉन्स, प्रोटीन पार्टिकल्स जो होते हैं बीमारियां कर सकते हैं, राइट? प्रायॉन्स सुना है ना आपने? ये रहे जी प्रायॉन्स, प्रोटीन पार्टिकल्स विच आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज। Microscopes can magnify an image over many folds or times, है ना? तो स्टूडेंट्स 1000 से 1500 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकते हैं, ठीक है, टू सी द डिटेल्ड इमेज ऑफ माइक्रोब्स। तो आप माइक्रोस्कोप को 100x पे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड व्यू देखनी है तो आपको कम से कम 1000 to 1500x तक मैग्निफिकेशन करनी होगी, है ना? सो ये रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वायरस की अगर हम बात करें, वायरस, विराइड, बैक्टीरियोफेज, प्रियॉन्स, तो ये और भी छोटे होते हैं साइज में, तो इनकी मैग्निफिकेशन के लिए आम माइक्रोस्कोप काम नहीं आएंगे, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, सो इट मैग्निफाइज एन इमेज 1 lakh to 1.5 million times to observe these viral structures,
ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितने टाइम्स ज्यादा, 1.5 मिलियन टाइम्स, बस सोच ही सकते हो आप. ओके. Microscopes are used not only to observe microbes but also fungi and their smaller structures like mycelium, hyphae, etc. तो माइक्रोस्कोपिक फंजे जो हैं वो भी हम इजीली देख सकते हैं उसकी हेल्प से, ठीक है, और उनके माइसीलियम, हाइफे, एटस्ट्रा हर एक स्ट्रक्चर को हम इजीली देख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप. ठीक है. इन ऑर्डर टू स्टडी माइक्रोब्स वी नीड टू ग्रो देम इन द लैब, है ना. अगर हमें माइक्रोब्स को स्टडी करना है तो सीधी सी बात है, हमें उनको कल्चर करना पड़ेगा. ठीक है, तो कल्चर के लिए क्या चाहिए? बैलेंसर डाइट, है ना, न्यूट्रिशन. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी द बैलेंसर डाइट फॉर माइक्रोब्स? तो हम पढ़ते हैं उसके बारे में. व्हाट इज द डाइट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोब्स? ओके. माइक्रोब्स को अगर हम कल्चर करना चाहें, सपोज मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया है और इस पे इस पर्टिकुलर तरह की एंटीबायोटिक का असर आपको स्टडी करना है, तो आप कहेंगे सर कि बैक्टीरिया को हम लैब में कल्चर करेंगे, उन्हें खाने पीने के लिए भरपेट भोजन देंगे, कल्चर मीडियम तैयार करेंगे. तो वो कल्चर मीडियम हम कैसे तैयार करेंगे? उस कल्चर मीडिया की, उस न्यूट्रिटिव मीडिया की कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए? उसमें पानी होगा, हेडिंग दे लीजिए आप, composition of the nutritive media. You require water, you require agar agar कल्चर मीडियम जो होता है, salt, you require sugar, vitamins, amino acids. एक पेट्री डिश में ये सब चीजें होनी चाहिए हमारे पास और एक सही मात्रा में, है ना. वो पूरा डिसाइडेड होता है कि भाई न्यूट्रिएंट मीडिया जो है उसमें कितने प्रतिशत कौन सी चीज होनी चाहिए, राइट. उस पेट्री डिश में जिसमें न्यूट्रिटिव मीडिया है, यू कैन सी फंजाई. अगर आप चाहें तो फंजाई वहां पे ग्रो कर सकते हैं, आप चाहे बैक्टीरियल कल्चर्स बना सकते हैं, अलग अलग तरह के माइक्रोब्स को उसमें ग्रो किया जा सकता है. ऐसे ही बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाई जा सकती है. यू कैन सी द बैक्टीरियल कॉलोनी. आपको याद होगा जब हमने क्लास 11th के सिलेबस में मोनेरा पढ़ा था, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था हमने. अलग अलग तरह से हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था, कई तरह के बैक्टीरिया बताए थे. शेप के आधार पे मैंने कहा था स्फेरिकल शेप्ड होते हैं बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड भी होते हैं. Bacteria and many fungi can be grown on the nutritive media in the laboratory. The media typically is made up of, first is agar, है ना. हमने अगर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है कि सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है ना, जिसमें फिक्स हो सके बैक्टीरियल स्ट्रेन्स. उसके बाद साल्ट, शुगर, विटामिन, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें चाहिए जो कि सपोर्ट करेगा ग्रोथ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स. The microbes multiply rapidly on the nutritive media and they form dense group of cells. इनको हम colonies कहते हैं. Microscopic examination reveals the cell morphology. तो अगर हम स्टडी करें डिटेल सेल तो हर इस सेल को हम इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स. Do you know which useful product obtained from the microbes is the oldest? So आपको क्या लगता है सबसे पुराना प्रोडक्ट कौन सा था that was obtained with the help of microbes? और कितना पुराना हो सकता है? याद कीजिए.
ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम आजकल भी घरों में यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट। नो गेस एट ऑल? मे बी कर्ड, पर मे बी नहीं, बिल्कुल कर्ड ही है। ठीक है, यस यस देवदत्ता, इट इज कर्ड। तो बहुत एंशियंट टाइम से, इवन बिफोर क्राइस्ट, तब से हम यूज कर रहे हैं कर्ड। ठीक है, so let us study in detail about the curd, how it is made. कर्ड यानी बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस एक जीनस है। इस लैक्टोबैसिलस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में कई तरह के बैक्टीरिया आएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ कर्ड फॉर्मेशन। ओके, मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मैमेलियन फीमेल्स। दूध में एक इंपॉर्टेंट शुगर होती है जिसका हम पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं, दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज इज मिल्क शुगर। Elephant milk has very large amount of lactose. Human milk is also rich in lactose. Right जी? So दूध की composition में lactose शुगर है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन्स भी हैं। आपको याद होगा जब हमने मिल्क प्रोटीन कैसीन का जिक्र करा था रेनिन पढ़ते समय। सो कैसीन नाम का प्रोटीन मिल्क में पाया जाता है, वे प्रोटीन पाया जाता है, लैक्टोज शुगर है, मिल्क में फैट्स भी होते हैं, मिल्क में कैल्शियम है, मिल्क में फॉस्फेट है, और क्या आप जानते हैं कि मिल्क में भी कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। मिल्क में नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया भी हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नेचुरली मिल्क में प्रेजेंट होता है। आपने ऐसा भी सुना होगा ना कि भाई हमने दूध उबाल के रखा था और वो फ्रिज में रखना हम भूल गए, काफी घंटे वो ऐसे बाहर ही पड़ा रहा, दूध फट गया, दूध खराब हो गया, खट्टा हो गया दूध। क्यों? क्योंकि उसमें नेचुरली बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना। ओके, ये मिल्क की कॉम्पोजिशन है। ओके, सो दूध से दही बनाने के लिए हमने क्या करना है कि भाई मिल्क में हमने थोड़ा सा दही डाल देना है, लेकिन पहले उस दूध को हमने गरम कर लेना है। हल्का सा हमने गरम करा, बिल्कुल पूरी तरह से उबालना नहीं है, 76.6 डिग्री के करीब गरम करा, फिर थोड़ा ठंडा करा। राइट जी, उसे थोड़ी देर तक थोड़ा ठंडा होने दिया, और फिर उसमें हमने इनोक्यूलम या स्टार्टर यानी थोड़ा सा 1 चम्मच दही मिला के घोल दिया, और फिर उसे रख दिया। रात भर रख दीजिए, 7-8 घंटे, सुबह आप देखेंगे फर्स्ट क्लास दही जम जाता है। राइट, फिर आप उसे खा लेते हैं जी। सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नाम याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये दही में काफी मात्रा में है, ऑलरेडी दूध में भी है, लेकिन दही में काफी मात्रा में, तो हमने उस मिल्क में ये ढेर सारे बैक्टीरिया मिला दिए। देखा जी आपने प्रोसीजर। ओके, अब आप सोचे होंगे कि ये क्या करेगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो लैक्टोज शुगर है, मिल्क में है ना लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर के ऊपर एक्ट करेगा। लैक्टोज किससे बनी हुई है? लैक्टोज का डाइजेशन भी हमने पढ़ा था ना, इफ यू रिमेंबर। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनती है। यू रिमेंबर अबाउट एन एंजाइम इन आवर इंटेस्टिनल जूस, लैक्टेस, जब मैंने लैक्टोज इनटॉलरेंस भी बताया था। सो लैक्टेस एंजाइम लैक्टोज शुगर को ब्रेक करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। राइट, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आप जानते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, एनाएरोबिक पाइरुवेट बना, पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड। सो अल्टीमेटली लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बन रहा है। लैक्टिक एसिड जब बना यानी पीएच में बदलाव आया। नॉर्मली जो पीएच था वो कितना है जी? 6.7 के करीब है दूध का पीएच। आपने दूध गर्म करके उसमें थोड़ा सा दही मिलाया, प्रक्रिया स्टार्ट हुई, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हुआ, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड, तो ये पीएच गिर जाता है, पीएच गिर गया। राइट, कितने घंटे में? यहां पे हमने टाइम लिया ग्राफिकली, 7-8 घंटे लग गए और पीएच हो गया कम।
पीएच के कम होते ही जो कैसीन प्रोटीन है और जो वे प्रोटीन है, इनके स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है। ये मत सोचिए कि कैसीन प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं इनमें। तो होता क्या है कि दूध में जब वे प्रोटीन एंड कैसीन प्रोटीन का स्ट्रक्चरल बदलाव आया तो एक मेशवर्क सा बन जाता है। समझ लो एक तरह से ये जुड़ जाते हैं आपस में, फैट ग्लोब्यूल, फॉस्फेट आयन, कैल्शियम आयन, इन सब चीजों को वो पकड़ लेंगे आपस में और वो जम जाएगी वो चीज, और वही बन जाता है दही। इज इट क्लियर? राइट? स्टूडेंट्स, कर्ड हैज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, है ना? लैक्टो एसिड bacterial, okay, lactic acid bacteria, they thrive in acidic environments, ठीक है? और थोड़ा टेम्परेचर, इट इज वेरी क्रूशियल फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो इनोक्यूलम जब हम ऐड करते हैं टू द मिल्क, ठीक है, इनोक्यूलम मतलब थोड़ा सैंपल जिसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। द बैक्टीरिया गेट ए लॉट ऑफ मिल्क शुगर्स टू फीड ऑन, ठीक है? तो हम इनोक्यूलम लेते हैं थोड़ा, ऑलरेडी कर्ड इनोक्यूलम की फॉर्म में है ना, तो थोड़ा कर्ड हम मिल्क में ऐड करते हैं। तो उस कर्ड में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो मिल्क को यूज करते हैं एज मीडियम फॉर ग्रोथ, है ना? बहुत सारे शुगर्स होते हैं मिल्क में, तो वो उन्हीं शुगर्स पे फीड करते हैं, ठीक है? दे यूज लैक्टोज एंड कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज एंड लैक्टोज। हमें पता है लैक्टोज जो है, ठीक है, वो बना होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का, है ना? ठीक है, ग्लाइकोलिसिस ऑफ ग्लूकोज टू गिव द पायरुवेट। फिर ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लैक्टोज को भी ग्लूकोज में ही कन्वर्ट किया जाता है, ओके? और फिर स्टूडेंट्स पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है? पायरुवेट, सॉरी, नॉट फर्मेंटेशन, बाय द ग्लाइकोलिसिस, है ना? पायरुविक एसिड जो बना 3 कार्बन कंपाउंड, फिर उससे बनता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है? सो लैक्टिक एसिड जो है, इट इज 3 कार्बन कंपाउंड एंड द process is called as lactic acid fermentation, ठीक है? तो यहां देखिए लैक्टोज में ग्लूकोज लैक्टोज है, दोनों से पायरुवेट बनता है। पायरुवेट इज देन कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड बाय एनारोबिक बैक्टीरियाज, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है? हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल? स्टूडेंट्स, वो लोग जो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, है ना? तो आइडियल एक है स्टूडेंट्स सबके लिए, व्हाट वुड लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल अवॉइड, मिल्क और कर्ड और बोथ? तो बताइए, लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल जो हैं उनके लिए कौन सी चीज जो है नहीं खानी चाहिए उनको, मिल्क, कर्ड या दोनों? बताइए, व्हाट शुड दे अवॉइड? कर्ड sir. ओके, कर्ड, सर जतिन मिल्क। मिल्क, अतुल भी मिल्क कह रहे हैं, देवदत्ता से मिल्क मिल्क अवॉइड करना चाहिए, भूमिका मिल्क, ठीक है? कोई मुझे रीजन बता सकता है, वाई मिल्क, वाई नॉट कर्ड?
तो बहुत सिंपल सा रीजन है इसके पीछे स्टूडेंट्स। तो देखिए, लैक्टोज किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क में या कर्ड में? सिंपल, मिल्क में प्रेजेंट होता है ना? यस रोहन। सो मिल्क हैज लैक्टोज, इसीलिए लैक्टोज अगर वो लोग खाते हैं सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू डाइजेस्ट द लैक्टोज, है ना? लेकिन कर्ड में तो लैक्टोज है ही नहीं, क्योंकि लैक्टोज को यूज किया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, है ना? तो कर्ड में तो लैक्टोज होता ही नहीं है, ठीक है? सो दोस पर्सन्स कैन ईट कर्ड, ठीक है, इजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो देखिए स्टूडेंट्स, कर्ड जो है इट हैज गॉट सर्टेन एडवांटेज ओवर द कर्ड। क्यों? ओवर मिल्क, ठीक है? कर्ड जो है बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है। इंक्रीजेड न्यूट्रिशन वैल्यू बिकॉज इट हैज विटामिन B12। तो आप देखेंगे कि मिल्क में विटामिन B12 नहीं होता है, लेकिन कर्ड में वो प्रेजेंट होता है। कर्ड इज इजी टू डाइजेस्ट, ठीक है? तो डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट इट हेल्प्स इन डाइजेशन, है ना? प्रोबायोटिक, मतलब इसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनहेंस करते हैं ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? तो हमारा गट जो है इसोफेगस, उसमें बहुत डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उसको हम गट माइक्रोबायोम भी कहते हैं, ठीक है? तो उसकी ग्रोथ के लिए कर्ड बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सेफ टू कंज्यूम बाय लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल, तो लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल जो हैं उनके लिए भी सही है, ठीक है? एनहांसर टेक्सचर एंड फ्लेवर, तो देखिए मिल्क जो है वो तो लिक्विड होता है, लेकिन कर्ड इट इज सेमी सॉलिड, है ना? तो खाने में भी मजा आता है, ओके? और टेस्ट भी इसका मिल्क से अच्छा होता है, ठीक है? सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग कर्ड ओवर मिल्क, ठीक है? कोई डाउट यहां तक? Did you know students? Okay. लैक्टोबैसिलस आर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, है ना? प्रोबायोटिक हम किन को कहेंगे? ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्लेम किया जाता है कि दे प्रोवाइड सर्टेन हेल्थ बेनिफिट्स व्हेन कंज्यूम्ड, जनरली बाय इंप्रूविंग और रिस्टोरिंग द गट फ्लोरा, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा, हमारे गट में जो फ्लोरा है, ठीक है, उसको रिस्टोर करते हैं या फिर उसकी ग्रोथ इंप्रूव करते हैं। दे टेक केयर बाय इंप्रूविंग द एनवायरमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको भी इंप्रूव करते हैं, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ एनहेंस करते हैं, ठीक है? ओके, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन कर्ड प्रोड्यूस एसिड दैट, बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ओके, तो 5 स्टूडेंट्स ने ही सही जवाब दिया है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। आई वॉज होपिंग
कि सारे लोग इसका करेक्ट आंसर देंगे। क्या हुआ स्टूडेंट्स? अर्पिता, पुनित, कृष्णा और 2 स्टूडेंट्स और हैं जिनके नाम डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, अपॉलॉजीज। तो देखिए इन्हीं स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन था जो अभी हमने पढ़ा है, यहाँ से ही था। फिर क्या बात हुई? हाँ, सो ऑप्शन सी, कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। तो यही तो होता है वहां पे, है ना? कंप्लीट डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होती है, ये गलत बात है ना? कोगुलेट कंप्लीटली डाइजेस्ट मिल्क शुगर्स नहीं, शुगर्स तो वैसे ही रहते हैं, है ना? प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। कोगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क शुगर्स, ठीक है? तो शुगर्स पे कोई उतना इफेक्ट नहीं होता है, शुगर्स को बस कन्वर्ट करते हैं। डाइजेशन प्रोटीन्स की होती है, वो भी पार्शियल डाइजेशन। ओके, तो ये देखिए शुगर्स को बस कन्वर्ट किया जाता है इनटू द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फॉर्मेट causes the coagulation and partial digestion of milk protein। और मिल्क प्रोटीन क्या होता है? कैसिन, है ना? विच प्रेसिपिटेट एज कर्ड, ठीक है? तो ये मिल्क जो है ये डीनेचुरेट होता है और इसी की वजह से मिल्क जो है लिक्विड होता है और कर्ड इज सेमी सॉलिड, ठीक है? सो अब हम पढ़ते हैं डोसा एंड इडली के बारे में। ओके, वॉच द वीडियो। सामने स्क्रीन पे है इस समय इडली। साउथ इंडिया में बहुत ही क्या कहें एक लजीज व्यंजन है। नाश्ते में या लंच में या डिनर में खाया जाता है। अब तो नॉट ओनली साउथ इंडिया, इनफैक्ट पूरे इंडिया में ही इडली डोसा बहुत ही कॉमन है। बड़े ही स्वाद से लोग इसे खाते हैं, घर में भी बनाया जाता है। आप में से भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में इडली डोसा घर में बनाती है मम्मी। तो आप प्रोसीजर जानते हैं जी कैसे बनाया जाता है ये डोसा। ब्लैक ग्राम जो है, काले चने या चने की दाल है ना, देन राइस, चावल को मान लीजिए आपने भिगोया, उसके बाद आपने उनको मिक्सर में अच्छे से घुमा दिया और उसका बैटर तैयार करा है। कुछ लोग क्या करते हैं, बैटर बनाते समय थोड़ा सा दही भी डाल देते हैं उसमें। वो बेसिकली मकसद ये कि दही के बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करवा दें। अदरवाइज नेचुरली भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। भाई बैक्टीरिया तो हर जगह है, हवा में बैक्टीरिया प्रेजेंट ही है, फंजाई भी प्रेजेंट है, सब चीजें प्रेजेंट है। तो हमने क्या करा भाई, अच्छे से उस बैटर को ग्राइंड कर दिया, घुमा दिया मिक्सचर ग्राइंडर में, और ये राजी हमारा बैटर। उसको कुछ समय तक आप रखेंगे, थोड़ा सा फूल जाएगा, वो उठने लगेगा। कुछ लोग यीस्ट भी मिला देते हैं, खमीर भी मिलाते हैं इसमें, दही भी मिला सकते हैं, या बिना मिलाए भी बन जाएगा वो। क्लियर है जी? इसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जहां पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रक्रिया हो रही है? दही तो हो ही गया, डोसा देख लिया हमने, इडली देख ली, देन दही से लस्सी भी बन रही है ना, बटर मिल्क लस्सी, चीज, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ढोकला, मेनी ऑफ यू लाइक दिस डिश, ढोकला। अचार, Rice and black gram are soaked in water overnight and ground to make the batter। ठीक है? जो बैटर स्टूडेंट्स, जो मिक्सचर होता है उनका, उसको फिर ओवरनाइट के लिए छोड़ा जाता है, एक रात के लिए छोड़ा जाता है, ताकि बैक्टीरिया जो हैं उसकी फर्मेंटेशन कर सकें। Fermentation of dosa batter is carried out by mainly by lactic acid bacteria। डोसा की बात की जाए, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। और डोसा में एंड इडली में जो पोर्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज होता है थ्रू क्रिएटिंग स्मॉल पोर्स। Microbes used in the preparation of idli and dosa are leuconostoc
एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। तो ये माइक्रोब्स जो हैं स्टूडेंट्स यूज किए जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इडली एंड डोसा। ल्यूकोनोस्टक, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो देखिए इडली डोसा तो हमने पढ़ लिया। गेस द नेक्स्ट फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। इट इज, yes, cheese. So have you ever wondered why cheese has so many holes? हमारे यहाँ जो चीज होता है स्टूडेंट्स उसमें तो ज्यादा होल नहीं होते हैं, लेकिन जो इम्प्रूव्ड चीज की वेराइटीज हैं, ठीक है, जो बनाया जाता है उसमें होल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टडी अबाउट द चीज एंड इट्स प्रिपरेशन। ग्रोसरी स्टोर्स पे फ्रीजर्स में रखा होता है चीज, तो ये छेद क्यों है भाई? अभी हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स जब निकलते हैं तो उससे छेद हो जाते हैं ये। नाउ सी, याद रखिए जी, एक बैक्टीरिया का नाम यहां पे, और मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपके लिए, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपायोनिक एसिड सुना है ना, जैसे ब्यूटायरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऐसे ही प्रोपायोनिक एसिड भी होता है। सो इट इज प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी। लिखो ध्यान से, ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड को, गौर फरमाइएगा, ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड को प्रोपायोनिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर रहा है, CO2। ये रही CO2। शुरुआत कहां से हुई? दूध, लैक्टोज। लैक्टोबैसिलस ने बना दिया भैया लैक्टिक एसिड। एक और बैक्टीरिया कह रहा मैं भी आ रहा हूं, अभी मेरा भी योगदान है इस चीज को बनाने में, प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी। अब आपको देख के लग रहा होगा कि ये वाला चीज जो है भाई, इसमें तो ऐसा लगता है फफूंद लग गई है, ये खराब हो गया, ये कैसा नीला नीला हरा हरा सा अजीब सा लग रहा है, ये खराब हो गया चीज। नहीं, ये खराब नहीं है, ये चीज की एक अलग वैरायटी है, दैट इज ब्लू चीज। इसका नाम होता है रॉकफोर्ट चीज। नोट करेंगे, क्या नाम है जी? रॉकफोर्ट चीज। और यहां क्या इस्तेमाल हुआ है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, फंगस। फंगस का इस्तेमाल करते हैं हम ये एक विशेष प्रकार का चीज बनाने के लिए। नाउ ब्लू चीज बनाने की प्रक्रिया देखिए क्या है। मिल्क पास्चराइज्ड एंड फर्मेंटेड बाय लैक्टोबैसिलस। पास्चराइजेशन प्रक्रिया मिल्क की आप जानते हैं, बहुत हाई तापमान पे, बहुत ऊंचे तापमान पे गर्म करा आपने, फिर उसे ठंडा करा। पास्चराइज करने का मेन मकसद ये होता है कि जो नेचुरली प्रेजेंट अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नष्ट हो जाएं, वो खत्म हो जाएं। फिर हमने अलग से लैक्टोबैसिलस मिलाकर के फर्मेंटेशन करा और उसमें ऐड करा हमने रेनेट। अब आपको कुछ याद आया रेनेट से? रेनेट से आपको याद आया रेनिन। Do you remember this is an enzyme which is present in gastric juice of mammals? यानी आपको जब मिल्क प्रोटीन कैसीन का जिक्र करा था हमने क्लास 11th में, सो आपने पढ़ा था ना, कैसीन मिल्क प्रोटीन कोएगुलेशन कौन कराता है? रेनिन। रेनिन was initially commercially extracted from calf stomach in the form of rennet tablets, लेकिन अब हम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए भी रेनिन बना लेते हैं। सो हमने इसमें रेनेट ऐड करना है। ओके, रेनेट क्या है? रेनिन, मिल्क प्रोटीन कैसीन को डाइजेस्ट कराने के लिए। सो यहां पे ये हमारे पास एक तरह से कर्ड बन गया, कर्डलिंग हो चुका है मिल्क का। अब उसका लिक्विड पार्ट जो है वो हटा लेते हैं और जो बाकी चीज बच गई है उसे हमने ड्रेन कर लिया है अलग से। अब अगली प्रक्रिया क्या है जी? फंगस पेनिसिलियम रॉकफोर्टी इज एडेड। इंपॉर्टेंट, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी इज एडेड एंड देन द चीज इज अलाउड टू राइपन। काफी समय तक इसे रखा जाएगा, वो फंगस मिला करके राइपन करते हम। इस प्रक्रिया को कहते हैं राइपनिंग ऑफ द चीज। तो आपको एक विशेष तरह का चीज मिलता है जिसका नाम है जी
blue cheese. There's another cheese called Camembert cheese, right? इसमें पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी कैमेम्बर्ट चीज है जिसमें फंगस पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी इस्तेमाल होती है। हर तरह की चीज में अलग अलग कैसे है, डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द ओवरऑल प्रोसेस जो उसे बनाने में इस्तेमाल हुई है, उसी के आधार पे चीज का ये अलग अलग तरह का एरोमा, टेस्ट, टेक्सचर और कलर होता है। स्विस चीज की बात करें स्टूडेंट्स, इट इज ए चीज नोन फॉर इट्स फ्लेवर और होल्स, एंड दीज होल्स आर नोन एज आइज, है ना। बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं इन द स्विस चीज प्रोडक्शन। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात करें, दे कन्वर्ट लैक्टोज टू द लैक्टिक एसिड, है ना। उसी तरह प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्माने, it uses lactic acid and produces carbon dioxide and propionic acid, है ना। CO2 जो है, it is released forming bubbles and that is the reason for holes inside the cheese, ठीक है। तो प्रोपोनियोबैक्टीरियम शर्माने जो है ये यूज किया जाता है फॉर दिस चीज, है ना। उसके बाद और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज हैं स्टूडेंट्स, जैसे रॉकफोर्ट चीज बनाया जाता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी से, है ना। कैम्बर्ट चीज बनाया जाता है पेनिसिलियम कैम्बर्टाई, ठीक है। So these are the microorganisms that are involved in cheese production, ठीक है। Propionibacterium shermani, Penicillium roqueforti and Penicillium camberti। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। Arrange the given step of cheese formation, ripened cheese, in the correct order and choose the option which represents the correct sequence, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स, तो आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है चीज मेकिंग की सिलेक्ट करनी है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अंकिता
ऐश्वर्या, देवदत्ता, पुनीत, अविरूप, भूमिका, ये स्टूडेंट्स करेक्ट हैं। सो आंसर इज द ऑप्शन ए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिक स्टेप ऑफ चीज मेकिंग कैन बी लिस्टेड बिलो। पहला स्टेप है पास्चराइजेशन ऑफ द मिल्क। तो पास्चराइजेशन कैसे होती है? मिल्क को पहले हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, उसके बाद सडन कूलिंग, ठीक है, रेफ्रिजरेटर या किसी और जगह। सो इससे क्या होता है कि पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी डेथ होती है। दूसरा स्टेप है फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क बाय लैक्टोबैसिलस एंड एडिशन ऑफ रेनेट, है ना। रेनेट जो है इसमें एंजाइम होती है रेनिन। ओके, पास्चराइज्ड मिल्क जो है उसको इनोक्यूलेट किया जाता है विद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, है ना। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? मिल्क शुगर्स लैक्टोज को कन्वर्ट करेंगे लैक्टिक एसिड में, ठीक है। रेनिट एंजाइम भी ऐड किया जाता है। इट हेल्प्स टू हाइड्रोलाइज केसिन सर टू हेल्प। सर इसके पहले वाला स्लाइड थोड़ा दिखा दीजिए। ओके ओके, मैं ये फिनिश करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। तो देखिए, रेनिट एंजाइम जो है इसका क्या काम है? ये हाइड्रोलाइज करती है प्रोटीन केजिन टू हेल्प इट कोगुलेट एंड फॉर्म जेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यस, ये वाला स्लाइड। सर डन सर। ओके, तो देखिए थर्ड स्टेप है रिमूवल ऑफ वे फ्रॉम द कर्ड, है ना। जो सॉलिड पोर्शन बचा कर्ड में, ठीक है, वो हमें चाहिए, जो लिक्विड पोर्शन है वो है वे, ठीक है, हमें उसको रिमूव करना है ना। आफ्टर कर्डलिंग वाटरी पार्ट सेपरेट्स आउट फ्रॉम द कर्ड इज नोन एज वे, ठीक है। वे इज ड्रेन्ड आउट टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द कर्ड। तो कर्ड में हमें किसी किस्म का कोई मॉइस्चर नहीं चाहिए, इसलिए हम वे को रिमूव करते हैं कर्ड से। चौथा है राइपनिंग। द कर्ड इज देन अलाउड टू राइपन इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब्स, है ना। यहाँ पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स यूज करते हैं, है ना। राइपनिंग प्रोवाइड्स द चीज विद कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर, टेस्ट एंड इवन अपीयरेंस, है ना। तो राइपनिंग के बाद टेक्सचर आता है, टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, अपीयरेंस, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो राइडल है एक स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। व्हाट इज इंडियन कॉटेज चीज? इट इज अनदर वैरायटी ऑफ चीज। नाम सुना है कॉटेज चीज? तो देखिए स्टूडेंट्स, इंडियन कॉटेज चीज इज पनीर, ठीक है। सो व्हाट डू यू ईट चीज विद? सिंपल है, ब्रेड के साथ खाते हैं, है ना, विद ब्रेड। हैव यू सीन ए ब्रेड लाइक दिस? ठीक है, आप ब्रेड रख के गए हैं कहीं पे 2-3 दिन के लिए, जब वहां पे आते हैं तो देखते हैं कि ब्रेड पे कुछ ऐसी ग्रोथ हुई है, ठीक है। सो दिस इज काज्ड बाय ए फंगस, है ना। फंगस स्पॉइल्स द ब्रेड। कैन यू नेम द फंगस जिससे ब्रेड स्पॉइल होती है? ठीक है, उसको ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। यस अर्पिता। सेकेरोमाइसिस सर्विस। नो 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 अर्पिता, सेक्रोमाइसिस नहीं है, कोई और फंगे है जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ब्रेड मोल्ड, ठीक है। ये ब्रेड मोल्ड जो है ब्रेड को स्पॉइल करती है। यस जतिन, जतिन करेक्ट है, इट इज राइजोपस। गुड। यस रोहन। सो राइजोपस स्टोलानिफर जो
फंगस है वो ब्रेड को स्पॉइल करती है, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर के जो स्पॉट्स हैं दीज आर स्पोरेंजियोफोर्स, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर्स में स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, और साइज देखिए इसका बहुत छोटा 0.2 मिलीमीटर है ना। इसके राइजाइड्स होते हैं, स्टोलान्स होते हैं जिन पे स्पोरेंजियोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Bread is spoiled by fungus and also made by fungus, but they are not same. है ना surprise? So let us see how bread is made. से यीस्ट तो आपने सुना ही होगा, ब्रेड तो सुनी है ना, ब्रेड घर में भी बना लेते हैं, ब्रेड पता है आपको, बिस्किट्स। ओके, सो लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ ब्रेड मेकिंग। कहानी की शुरुआत कहां से होगी जी? फ्लोर। फ्लोर से क्या मतलब है हमारा? आटा। आटा ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं, आटे के बिस्किट भी खाए होंगे आपने, मैदे के बिस्किट भी खाए होंगे, बिस्किट्स भी होते हैं, बेकिंग प्रोसेस है ना। ब्रेड, यहां पे हम ब्रेड का जिक्र कर रहे हैं जी। सो हमने आटे में मिला दिया जी शुगर यानी चीनी, थोड़ा सा नमक भी मिलाना पड़ेगा, ऑयल भी मिलाना पड़ेगा, पानी है, और यीस्ट, खमीर भी कह देते हैं जिससे। तो आटे को गूंदना पड़ेगा, नीडिंग ऑफ द डो कहते हैं ना हम, हिंदी में कहते हैं भाई आटा गूंदा, आटा मथा है, आटा मला है आपने, सारी चीजें ये हमने अच्छे से मिक्स कर दी हैं। नाउ you know there's a protein called gluten is a protein which is present in wheat। याद रखना इस प्रोटीन का नाम। अच्छा, some people are allergic to gluten, wheat एलर्जी हो जाती है। So what is gluten? Gluten is a protein, नोट कर लेंगे साथ साथ, present in wheat। तो जो एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है ना, वो ग्लूटेन के कारण है। पानी जुड़ा उसके साथ, जब हमने पानी ऐड करा था, सो एक स्मूथनेस आ जाती है। आपने देखा होगा जब हम ऑयल और ये सब चीज मिला के आटे को गूंद देते हैं तो वो किस प्रकार का बन जाता है। कैन यू सी दिस? ग्लूटेन का मेश बन गया है पूरा, जिसने कुछ बड़ा अच्छा सा टेक्सचर दे दिया है ना। यीस्ट मिलाया हमने उसमें, यीस्ट इज अ फंगस। कैन यू सी? अब यहां पे प्रक्रिया क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। हम कहते हैं ना आटा गूंद के रख दिया हमने, उसके बाद आटा उठ गया है, फूल गया है, होता है ऐसा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। दैट इज द रीजन, इसलिए ऐसा होता है। सो जो शुगर है, चीनी जो है, वो कन्वर्ट हुई है, यहां पे इथेनॉल बना है, इथेनॉल अल्कोहल है, वॉलेटाइल है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है यीस्ट के एंजाइम्स के कारण। और अब आप देखिए, जिसके कारण आपको दिख रहा है कि आटा फूल रहा है, फ्लोर जो है, या आप कह देते हैं मैदा जो है, वो उठ रहा है। कैन यू सी? कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल रही है। Saccharomyces cerevisiae is used to make many bakery products because they help to make food fluffy, ठीक है। To make the bread, wheat flour, sugar, salt, oil, water, yeast, इन सबको मिक्स किया जाता है, ठीक है। एंड ए डफ इज मेड नीडेड, ठीक है। डफ होता है आपने घरों में देखा होगा, ठीक है, जब चपाती बनाते हैं, ठीक है, चपाती बनाने के पहले हम जब
आटे को लेते हैं ना साथ एक, ठीक है, तो फिर एक फ्लोर का ये बनता है, स्ट्रक्चर एक बनता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डफ। फिर हम डफ से एक एक पीस लेते हैं, फिर उसको हम विद द हेल्प ऑफ रोटी मेकर रोटी बनाते हैं, ठीक है। सो व्हीट फ्लोर जो है, व्हीट में एक प्रोटीन होता है, व्हीट का जो आटा होता है, ग्लूटीन, है ना। When water is added to the flour and kneaded, gluten forms a meshwork। तो आपने देखा होगा आटा, आपने अगर कभी घर में बनाया होगा तो आप जब उसको खींचेंगे सो इलास्टिक जैसा बनता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ग्लूटेन, ठीक है, मैश वर्क जैसा स्ट्रक्चर बनता है। सो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यीस्ट इज टैंगल्ड इन दिस मैश, ठीक है, इट यूटिलाइजेस शुगर्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए पहले तो लैक्टिक एसिड बन रहा था, यहाँ पे इथेनॉल बन रहा है ना। सो इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है। सो यहाँ पे जो फर्मेंटेशन हो रही है वो अल्कोहल फर्मेंटेशन हो रही है, ठीक है। तो चीज में या फिर कर्ड में, इडली डोसा में, वहां पे जो फर्मेंटेशन थी वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन थी, लेकिन यहाँ पे जो फर्मेंटेशन है इट इज अल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक है। सो ब्रेड मेकिंग डिफरेंट है। When duff is baked, CO2 escapes making bread soft and porous। और जो राइज हो रहा है ब्रेड, इसको हम कहते हैं लीवनिंग, है ना, जो स्वेलिंग होती है, फूलना ब्रेड का, ठीक है, उसको हम लीवनिंग कहेंगे। तो याद रखिए ब्रेड मेकिंग में कौन सा प्रोसेस यूज होता है, अल्कोहल फर्मेंटेशन, ओके। कोई डाउट बताइए, समझ में आया सबको? ग्लूटेन क्या होता है, एक बार फिर से बताइए। ग्लूटीन जो है प्रोटीन है, ठीक है, जो आटा होता है उसमें प्रोटीन एक पाया जाता है ग्लूटीन, ठीक है। ये ग्लूटीन जो है इट फॉर्म्स ए मैश लाइक स्ट्रक्चर। जब आप आटा तैयार करते हो सो द मैश लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्स द इलास्टिसिटी इन द फ्लोर, इट इज बिकॉज ऑफ ग्लूटीन, ठीक है। ओके तो देखिए यीस्ट इन डिलीशियस गुडीज, ठीक है, डोनट्स हुए, मफिन्स हुए, कोरिसेंट हुए, ये सब स्टूडेंट्स यीस्ट से ही प्रोडक्ट्स हैं। कैन यू नेम द पॉपुलर साउथ इंडियन फर्मेंटेड ड्रिंक, ठीक है, एक फर्मेंटेड ड्रिंक है साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आपको नाम पता है उसका? Toddy। यस अर्पिता, इट इज टॉडी। सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस टॉडी इन डिटेल, कैसे बनाया जाता है इसको, ठीक है। जिसे हम कहते हैं चीजें हैं जिसमें अल्कोहलिक बेवरेजेस आ जाएंगे। आपने वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वोडका, ब्रीजर्स, टॉडी, ताड़ी कहते हैं जैसे हिंदी में, सुना है ना ये सब नाम? बिल्कुल सुने होंगे जी। सो ताड़ वृक्ष सुने हैं आपने, शुगर पाम ट्रीज साउथ इंडिया में कॉमन है। ये टॉडी या ताड़ी कैसे बनाई जाती है जी, देखते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये शख्स जो हैं ताड़ के पेड़ पे चढ़ रहे हैं एंड कैन यू सी ये मटके जो साथ में कैरी कर रहे हैं और वो पेड़ पे भी लटके हुए हैं। बेसिकली सैप जो है, सैप कलेक्ट करना है हमने, राइट, फ्लोएम से सैप कलेक्ट करना है हमने, लीफ के बेस पे कट लगा दिया एक और एक मटका टांग दिया भाई, उसके साथ धीरे धीरे रस जो है उसमें टपकता रहेगा और ये सैप बहुत ही न्यूट्रिशियस है। अब इस सैप को अगर लंबे समय तक ऐसे रख दिया हमने, रहने दिया, तो इसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एनवायरमेंट में प्रेजेंट ही, सैप का फर्मेंटेशन करने लगेंगे, फर्मेंटेशन करने लगेंगे तो अल्कोहल बनना शुरू हो जाएगा उसमें, ठीक है जी। सो देख लेते हैं, शुगर पाम ट्री है और लीफ बेस कट किया गया और ये वेसल जो है, ये जो मटका है ये हमने लटका दिया उसके साथ
और उसमें सैप कलेक्ट हो गया और इस सैप को हम फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। सैप इज अलाउड टू फर्मेंट, ओके, जिससे एक पेय पदार्थ मिला जिसे हम टॉडी इंग्लिश में और हिंदी में ताड़ी कह देते हैं। इसमें अल्कोहल होता है। टॉडी की बात करें तो इट इज मेड फ्रॉम द सैप ऑफ शुगर पाम, है ना, टॉडी पाम ट्रीज, और नाम है इसका कैरियोटा यूरेनस। ठीक है, लोग इसके ऊपर क्लाइम करते हैं और एक कट लगाते हैं एट द बेस ऑफ लीफ, जहां पे पार्ट्स रखे जाते हैं और कलेक्ट किया जाता है सैप ऑफ प्लांट। यीस्ट फर्मेंट्स द सैप नेचुरली। ठीक है, तो यीस्ट ऑलरेडी सैप के अंदर प्रेजेंट होता है और नेचुरल फर्मेंटेशन होती है इसकी। ओके, सो दिस वाज अबाउट द टॉडी प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम कुछ। क्वेश्चन सेज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं और 4 ऑप्शंस हैं, सो यू हैव ओनली टू राइट विच वन इज ट्रू विच वन इज फॉल्स एंड चेक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। क्या बात है? पुनित इज करेक्ट दिस टाइम। सो उतना क्वेश्चन भी टफ नहीं था। सो स्टेटमेंट पहला था ऑल वैरायटी ऑफ चीज आर राइपन्ड यूजिंग द फंजे बिलोंगिंग टू द जीनस पेनिसिलियम। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमने देखा पेनिसिलिन से लैक्टोबैसिलस जो है उससे बाकी बैक्टीरिया हैं उनसे भी हमने देखा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हुआ। फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेड डफ बाय यीस्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमने पढ़ा कि ब्रेड की जब फर्मेंटेशन होती है तो वहां पे लैक्टिक एसिड नहीं बनता है बल्कि इथेनॉल बनता है। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो ये भी फॉल्स हुआ। टॉडी इज ए फर्मेंटेड बेवरेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रेप्स, ये भी गलत हुआ, है ना। हमने अभी देखा कि वो सैप से बनाया जाता है, पाम सैप से, है ना। तो तीनों स्टेटमेंट गलत हुए।
सो चीज की एग्जांपल दें, स्विस चीज बनाया जाता है प्रोपोनियोबैक्टीरियम शामानी से। रॉकफोर्ड चीज जो है पेनिसिलियम रॉकफोर्डी से बनाया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत था। लैक्टिक एसिड इज नॉट फॉर्मड, बल्कि इथेनॉल बनता है ड्यूरिंग द ब्रेड फॉर्मेशन। Toddy is formed due to fermentation of sap from palm trees by the action of the yeast. ठीक है। So this was all about the today's class. तो हमने ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा कि उनको सारे न्यूट्रिशन मीडिया चाहिए, ठीक है। उनको मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन्स, शुगर्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स, एवरीथिंग दे रिक्वायर फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ, है ना। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड पढ़ना, लैक्टोबैसिलस